हमारे क्षेत्रीय विधायक निवर्तमान मदन सिंह मिर्त जी एक स्टिंग में जो आपने देखा होगा यूट्यूब के माध्यम से, आपने समाचार चैनलों पर देखा, प्रिंट माध्यमों में पढ़ा होगा की बातें वो करते हैं और किस प्रकार उत्तराखंड को लूट लेने की बात करते हैं, विधायकों को खरीद फरोख्त की बात करते हैं। किससे असर है जब आपके बेटे को रोजगार मिलेगा? आपके बेटे का रोजगार बिक जाता है जब हमारी नेताओं को, हमारी सरकारों को भ्रष्टाचार के लिए पैसे की जरूरत होगी। मेरी माताओं बहनों, अब समय आ गया है कि जिस सपनों के लिए, जिन नौनिहालों के भविष्य के लिए, जिन बहनों के भविष्य को संवारने के लिए इस राज्य का निर्माण किया गया था, वो सपने पूरे हो। कैसे होंगे? आखिर चुनाव के लास्ट समय में कुछ लोग आते हैं, बोतल पैसे मुर्गा और पिस्ता में हर गरीब है, दिखता ही भी गरीब है, पिस्ता भी गरीब है। यदि आपका वोट 500,000 में बिक गया, यदि बोतल में बिक गया, जिस प्रकार आज आप नौकरियों में सुन रहे हैं कि 12 लाख में पोस्ट बिक रही है, 10 लाख में पोस्ट बिक रही है, 15 लाख में पोस्ट बिक रही है, कोई आशा भी नहीं कर सकते। गरीब आशा ना करे। यदि गरीब 500 रुपए में अपना मत बेच चुका है, यदि मुर्गे में अपना मत बेच चुका है, वो तो आशा ना करे कि मेरी बहू को, मेरी बेटी को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलेगी। वो आशा ना करे कि मेरे बेटे को रोजगार मिलेगा। अगर ऐसे लुटेरों को आप सत्ता देते हैं, ऐसे लुटेरों को आप अपना मत देते हैं। आज आवश्यकता है पुष्पेंद्र त्रिपाठी जैसे सभी पुरान व्यक्ति हमारे बीच में है, मर्यादित आचरण है। हम जनता की चोट में कह सकते हैं, गर्व के साथ कह सकते हैं कि पुष्पेंद्र त्रिपाठी जैसे विधायक आज पूरे उत्तराखंड में, पूरे भारत में विधायकों की बात करेंगे। BBC लंदन में भी पुष्पेंद्र त्रिपाठी जी को भारत के सबसे ईमानदार विधायक घोषित किया जाना चाहते हैं। आज समय आ गया है कि पुष्पेंद्र त्रिपाठी जी के हाथों को मजबूत करें, उनके कन्नों को मजबूत करें, उन्हें उत्तराखंड की विधानसभा में भेजें। उन्हें अपने बहन के दर्द का एहसास है, उन्हें अपने भाई के दर्द का एहसास है, उन्हें इस पीड़ित बुजुर्ग के दर्द का एहसास है। उन्होंने गाँव जाकर घूम कर देखा है, उन्होंने इस कोरोना काल में उन युवाओं को देखा है जो बेहतर भविष्य की तलाश में दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े महानगरों में चले गए थे। उन्हें यहाँ पर सुरक्षा लगी, अपने घर में सुरक्षा लगी। एक एक व्यक्ति से पुष्पेंद्र त्रिपाठी जी मिले, एक एक युवा से पुष्पेंद्र त्रिपाठी जी मिले, और आज आप युवाओं का जनसैलाब देख पा रहे होंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। आज आप लोग सड़कें देखिए, अभी आप तलाटार से आए, खेड़ा से आए, 3 महीने पहले सड़क बनी। ऐसा विकास मिलता है। यदि आप कौओं में, लालच में वोट देते हैं, ऐसा विकास मिलता है। 3 महीने सड़क पर भी पूरा डामर उखड़ गया है। तो माता बहनों कोई बात करने वाला नहीं है। अब आवश्यकता है कि ईमानदार, चरित्रवान, तेजस्वी, मगर विद्वान बड़े भाई पुष्पेंद्र त्रिपाठी जी का सहयोग करें, उन्हें समर्थन करें। 2022 में उनको जिताकर उत्तराखंड की विधानसभा में भेजें। एक बार पुनः जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। पुष्पेंद्र तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद जिंदाबाद, उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद जिंदाबाद, एक ही नारा, एक जुनून, भूकानून भूकानून, एक ही नारा, एक जुनून, भूकानून भूकानून, गैर सैन, गैर सैन, जय सैनिक जय सैनिक, गैर सैन, गैर सैन। जय सैनिक जय सैनिक। भाई आनंदनाथ जी ने इस तरह से अपनी बात याद रखी। सम्मानित मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि यह पहाड़ी सम्मान यात्रा बाहर से शुरू हुई थी। आज चौथी यहाँ पर एक सभा के रूप में हम लोग खड़े हैं। सभी से मेरा निवेदन है कि आप इस यात्रा में अपना सहयोग करेंगे। और आज के बाद यात्रा 29 तारीख तक में विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करेगी। माननीय त्रिपाठी जी के नेतृत्व में, भाई विजय सिंह जी के नेतृत्व में। तो इस कार्यक्रम में अपना सहयोग करें। सम्मानित मित्रों, अन्य कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में हमारे पूर्व जिला पंचायत सदस्य भाई विजय सिंह जी हमारे जिलाध्यक्ष हैं, तो इस तरह से अपनी बात रखते हुए धन्यवाद। मैं राजू पहाड़ी स्वास्थ्य वीडियो बनाओ। पिछले 5 दिनों से विधानसभा में मोरहाट विकास खंड से शुरू होकर आज चौखटिया क्रांतिवीर चौक पर पहुंचने पर पूर्व विधायक, चरित्रवान, ईमानदार, कर्मठ,
जनता की सेवा में निरंतर समर्पित सरल स्वभाव के धनी श्रीमान पुष्पेश त्रिपाठी जी, हमारे चौखुटिया ब्लॉक के सम्मानित ब्लॉक अध्यक्ष मनोहर संगेला जी, और इस कार्यक्रम में हमारा मनोबल बढ़ा रही हमारे जनपद अल्मोड़ा की अध्यक्षा जिला पंचायत अल्मोड़ा श्रीमती कांति रावत जी, और हमारे विकासखंड चौखुटिया की सम्मानित दूसरी नागरिक ज्येष्ठ उप प्रमुख श्रीमती गीता बिष्ट जी, उत्तराखंड ग्राम प्रधान संगठन के सम्मानित उपाध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र अधिकारी जी, हमारे सम्मानित ग्राम प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत सदस्यगण, हमारे दल के सभी सम्मानित पदाधिकारी, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, महिला मंगल दल की सम्मानित अध्यक्षा, हमारे संगठन से जुड़ी हुई हमारी बहनें, हमारे युवा साथी, चौखुटिया नगर के सम्मानित व्यापारी बंधु, पुलिस के हमारे सम्मानित साथी, हमारे सहयोगी, युवा साथियों, माताओं बहनों, आप सबका उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा पहाड़ी स्वाभिमान यात्रा में क्रांतिवीर चौक पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, नमन करता हूं। सम्मानित मित्रों, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने इस यात्रा का उद्देश्य आप सबके सम्मुख रखा, मेरा मानना है कि हम पहाड़ियों का स्वाभिमान राष्ट्रीय दलों के द्वारा कुचला जा रहा है, और वो किस रूप में? सबसे पहले हमारे लोगों का जो विश्वास, जो भरोसा इन दलों के प्रति था, जिस कारण आज इस प्रदेश में भाजपा के 57 विधायक उत्तराखंड सरकार में सजे हुए हैं, लेकिन विकास के नाम पर सब शून्य पड़े हुए हैं, सब भ्रष्टाचार में आकंठित डूबे हुए हैं। उसी प्रकार कांग्रेस पार्टी के लोग, जो अभी हमारे साथी ने बताया कि एक पूर्व मुख्यमंत्री अपनी सरकार बचाने के लिए कह रहे हैं कि भाई आओ मेरी सरकार बचाओ और तुम खेल करके कुछ अपना रख लेना, मतलब अपनी जेबें भर लेना, ऐसे एक पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा। और उन्हीं के साथ इसी विधानसभा के हमारे कांग्रेस के माननीय विधायक, तत्कालीन विधायक, वो कहते हैं, किसी महिला मित्र की बात करते हैं और कहते हैं मैंने ठेकेदार को धमकाया, मेरे नीचे एकदम फॉर्च्यूनर आ गई। उनका भी केस हाई कोर्ट में चल रहा है। और उसी प्रकार आप देखते हैं कि इस विधानसभा में वर्तमान में हमारे जो माननीय विधायक जी हैं, उनके आचरण के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, आप सबको पता है। चूंकि उत्तराखंड क्रांति दल ने यह निर्णय लिया है कि कोई जनप्रतिनिधि यदि अपने चरित्र को हनन करके कोई काम करता है, हम उन पर टिप्पणी नहीं करेंगे, हम अपनी जुबान गंदी नहीं करेंगे। ये जनता को निर्णय लेना है कि आपके सामने पुष्पेश त्रिपाठी जैसा चरित्रवान, ईमानदार, संस्कारी, सरल स्वभाव का धनी व्यक्ति आपके सामने खड़ा है। आपके सामने कांग्रेस पार्टी के विधायक के रूप में जो प्रत्याशी हो खड़े हैं, और वर्तमान में भाजपा के जो विधायक हैं वो आपके सामने खड़े हैं। आपको तय करना है आपको किसके साथ जुड़ना है। उत्तराखंड क्रांति दल क्षेत्र की समस्याओं के लिए निरंतर संघर्ष करता रहा है। हमारे सुनने में आया है अभी इंटर कॉलेजों में, हाई स्कूलों में 9वीं के बच्चों को, 11वीं के बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल इसके लिए संघर्ष करेगा। क्यों एडमिशन नहीं दिया जा रहा है? कहां जाएंगे बच्चे? कोरोना काल में हमारे बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई है, आप क्यों हमारे बच्चों को एडमिशन नहीं करा रहे हैं? इसके लिए उत्तराखंड क्रांति दल संघर्ष भी करेगा। आप सबने देखा 2010 में पूर्व विधायक पुष्पेश त्रिपाठी जी द्वारा हमारी मां बहनों को सुविधा देने के लिए चौखुटिया हॉस्पिटल में एक अल्ट्रासाउंड मशीन दी गई थी 10 लाख रुपए से। और आज सुनने में आता है कि डबल इंजन की सरकार है और हमारे माननीय विधायक जी की सहमति, मदन महेश नेगी जी की सहमति से अल्ट्रासाउंड मशीन रानीखेत चले गई है। मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि माननीय विधायक जी,
आपने व्यवस्था करनी थी यहाँ पर अल्ट्रासाउंड के ऑपरेटर की, डॉक्टर की व्यवस्था करनी चाहिए थी। आपने इस अस्पताल में विशेषज्ञ लाने चाहिए थे। आपने महिला रोग विशेषज्ञ लाना चाहिए था। आपने बाल रोग विशेषज्ञ लाना चाहिए था। आपने यहाँ पर हड्डी रोग विशेषज्ञ लाना चाहिए था। उसके बजाय आपने हॉस्पिटल को खस्ता हालत करके रख दिया है। आज भी सुनने में आ रहा है कि हमारी बहनें अल्ट्रासाउंड के लिए रानी के दल में के हरमोदी के चक्कर काट रही हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। एक और आप कहते गठबंधन की सरकार बनाओ, हम आपकी स्वास्थ्य सेवा में सुधार करेंगे, हम आपका विकास करेंगे। दूसरी ओर आप केवल ठेकेदारी प्रथा को आगे बढ़ा रहे हैं। आप अपने कार्यकर्ताओं को, वो भी सबको नहीं, चुने हुए कार्यकर्ताओं की जेबें भर रहे हैं ठेकेदारी करा करके। बाकी कार्यकर्ता केवल आपका झंडा और डंडा बूट रहा है। मैं उन सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि मित्रों आइए, उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़िए, चाहे वो भाजपा के हो या कांग्रेस के लोग हो। इनकी ठेकेदारी प्रथा को लात मारिए और उत्तराखंड क्रांति दल के साथ निस्वार्थ भाव से जुड़िए। आइए, हम आपका सम्मान करते हैं, आपका स्वागत करते हैं और उत्तराखंड क्रांति दल के एक नौजवान, एक ईमानदार, एक चरित्रवान व्यक्ति श्रीमान पुष्पेंद्र त्रिपाठी के हाथों को मजबूत करके आगे बढ़ाइए। इनको अपना विधायक चुनिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। मैं अपनी माता बहनों के संज्ञान में देना चाहता हूँ कि आज से 21 साल पहले राज्य आंदोलनकारियों ने इस राज्य को अलग किया। 42 शहादतें हुई, जिसमें हमारी 2 बहनें हंसा धनई और बेलमती चौहान सहित 42 लोगों ने अपनी शहादत दी, तभी राज्य बना। और उन लोगों को उम्मीद थी, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान किया, जिन्होंने आंदोलन किया, अपने भविष्य को दाग में लगा दिया। और कोई नौकरी नहीं कर पाए, कोई रोजगार नहीं कर पाए। उन्होंने सोचा गैर संस्थाई राजधानी बनेगी, एक नया शहर बसेगा, उत्तराखंड के लोगों को सुविधा मिलेगी, हमारा विकास होगा, हमको चौड़ी सड़कें मिलेगी, हमारे बच्चों को अच्छी अस्पताल मिलेंगे, अच्छा स्कूल मिलेगा, अच्छी सुविधाएं मिलेगी, मंत्री हमारे सामने होगा, हमारे बच्चे अफसर बनेंगे, हमारे बच्चे यहाँ पर नौकरी करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य देखे, जब से भाजपा कांग्रेस की सरकारों ने 10-10 साल इस देश में, इस राज्य में राज किया, लेकिन कोई रोजगार की नीति नहीं बनाई। इस कोरोना काल में हजारों उत्तराखंडी पलायन होकर के गांव आए। पहले वो रोजगार के लिए पलायन करके प्लेन्स में गए, लेकिन जब कोरोना आ गया वो अपने गांव आए इस आशा में, इस विश्वास से कि उत्तराखंड क्रांति दल या हमारे आंदोलनकारों ने जो संघर्ष करके राज्य बनाया है, हमारी सरकारों ने कोई नीति बनाई होगी, या हमारे जाने बाद हमारी सरकारें नीति बनाएंगी कि हमको रोजगार मिलेगा, हमारी देखभाल करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, हमारी जो निकल सरकारें कुछ भी नहीं कर पाई और हमारे बेरोजगार लोग अपने जेब के खर्चे के लिए परेशान हैं। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है मित्रों, ये सोचने का विषय है, ये आज चिंता करने का विषय है। ये वही अवसर है कि जब आप उत्तराखंड के नौनिहालों के सुखद भविष्य के लिए काम कर सकते हैं, आप मेहनत कर सकते हैं। आप अपने त्याग से, तपस्या से, अपनी ऊर्जा से, मैं इन सब नौजवानों को, इन माता बहनों को नमन करता हूँ जो आप अपने घर का काम छोड़ के, अपने सारे कामों को छोड़ करके, मैं इन व्यापारी बंधुओं को नमन करता हूँ, इनका धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारी वजह से आपको दिक्कतें हो रही है, उसके बावजूद आप सभी समय देने के लिए खड़े रहते हैं। मैं युवा साथियों को निवेदन करता हूँ, आप चरित्र को बनाए रखिए। जिसका चरित्र ऊंचा होता है उसके साथ पूरा समाज जुड़ा होता है। मित्रों, आप उत्तराखंड क्रांति दल को मजबूत करें। आने वाला समय उत्तराखंड क्रांति दल का है। एक दिन उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार इस प्रदेश में बनेगी, आपकी सरकार बनेगी, युवाओं की सरकार बनेगी। मित्रों, मैं आप सबसे पुनः निवेदन करना चाहता हूँ, आज मूल निवास के मुद्दे पर हमारे लोगों को भड़काया जा रहा है। आप सब जानते हैं, एक बाहर से व्यक्ति आता है और 5 साल में यहाँ का स्थायी निवास लेकर के वो रोजगार पर बैठ जा रहा है, और जबकि हमारा व्यक्ति यहाँ जन्म ले रहा है, उसको वो सुविधा नहीं मिल पा रही। आप सचिवालय में चले जाइए, अन्य ऑफिसों में चले जाइए, अन्य कार्यालय में चले जाइए। उत्तराखंड के पहाड़ी लोग आज भी जिस विकास के लिए उन्होंने संघर्ष किया, आज भी उसी विकास के लिए लड़ रहे हैं, आज भी उनका शोषण हो रहा है, उनकी ओर कोई देखने वाला नहीं है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने अपना कीमती समय हमको दिया है, मैं ज्यादा भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे आपको रूपरेखा भी बतानी है। यहाँ पर हमारा कार्यक्रम जब संपन्न होगा, उसके बाद हम लोग कानवाई के रूप में, अनुशासन के रूप में, हमने 15 साल तक हमारा कार्यक्रम है। उसके बाद हम वापस आकर के सुनगढ़ी तक हमारा कार्यक्रम है।
आप सबसे मैं निवेदन करूंगा, जो हमारी माँ बहनें, जो हमारे साथी नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, आप अपने घर को सावधानी पूर्वक, खुशी पूर्वक गाड़ियों में अनुशासित तरीके से बैठ के जाएं। और उसी के साथ हमारे मोटरसाइकिल के जो साथी हैं वो हमारे साथ पीछे पीछे पंडो खाल कर चलेंगे। आपके लिए भोजन की व्यवस्था भी हमारे लोगों ने पुरानी बैंड पर किया हुआ है। और पंडो खाल से हम अपने सारे ग्रामवासियों से मिलके वापस हम जब आएंगे तब आप अपने अपने घरों को जाएंगे। उसी के साथ ये यहाँ पर पहाड़ी स्वाभिमान यात्रा पूरे 4 दिन चौखुटिया में रहेंगी। पूर्व विधायक पुष्पेश त्रिपाठी जी का नेतृत्व में हम चौखुटिया के प्रत्येक गांव तक सड़क के माध्यम से जहां तक सुविधा है, जहां जा सकते हैं वहां तक उनसे मिलने का कोशिश करेंगे। और उसी के साथ आपको निवेदन करना चाहता हूं, जैसी ऊर्जा, जैसी शक्ति आपने यहाँ दी है, 30 तारीख को स्वर्गीय बिपिन चंद्र त्रिपाठी जी की पुण्यतिथि पर आप सबको निमंत्रण भी है। आप सब द्वारा 8 या 11 बजे वहाँ पहुँचिए, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, आपको निमंत्रण भी देना चाहता हूँ। और मित्रों, आप सबसे पुनः मैं निवेदन करता हूँ, चूंकि अभी हमारे माननीय विधायक जी को भी अपनी बात रखनी है, मैं ज़्यादा न कहते हुए केवल इतनी विनती करता हूँ कि आपका जो कीमती समय है, इसके मूल्य को हम समझेंगे। जब हमारा अवसर मिलेगा आप सबके सहयोग से, तो हम भूलेंगे नहीं कि आपकी ताकत से उत्तराखंड क्रांति दल में की सरकार बनी है, ये हम भूलेंगे नहीं। और आने वाला वक्त आप लोगों का होगा, इसी आशा विश्वास के साथ ज़्यादा न कहते हुए अपने वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बात यहाँ पर रखी हो, हमारे बीच में जोरहाट से प्रधान संगठन के केंद्रीय उपाध्यक्ष नरेंद्र अधिकारी जी पहुँचे, उनका भी हम स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और कैलाश खुदारा जी जो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से हैं और राज्य आंदोलनकारी भी हैं, दुकान के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष भी रहे हैं, वो भी हमारे बीच में पहुँचे हुए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सम्मानित मित्रों, माननीय पुष्पेश त्रिपाठी जी को अपनी बात रखनी है, उससे पहले हमारे युवा साथी हैं भाई भूमन विधायक जी, जो सब तक अपनी बात यहाँ पर। धन्यवाद सभी क्षेत्रवासियों का, और विशेषकर उन क्षेत्रवासियों का जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है। मैं अपनी बहन उप जैश प्रमुख गीता बिष्ट जी की शब्दों को दोबारा दोहराना चाहता हूँ, जो उन्होंने कहा, जो हमारे भाई बहन खिड़कियों से, दरवाजों से और छुप के बातों को सुन रहे हैं या जो आने में हिचक रहे हैं या शर्म हो रही है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यही आज समय है। और ये समय सिर्फ गेवार घाटी या इस विधानसभा क्षेत्र के लिए है, मैं इसका आह्वान संपूर्ण उत्तराखंड में करता हूँ। और मैं इस क्षेत्र के लिए श्री त्रिपाठी जी से, उनके तरफ से मैं वचन देता हूँ, इस क्रांतिवीर चौराहे पर जो भी कार्य होगा क्षेत्र के लिए और गरीबों के लिए, और मैं आपसे कहता हूँ, कोई भी गलत काम होता है, मैं अपने लिए कुछ मांगता हूँ तो आप मेरा गला पकड़िए, और कुछ भी क्षेत्र में त्रिपाठी जी की तरफ से गलत होता है आप मेरे को पकड़िए, मैं उनके दरवाजे पे बैठूंगा और मैं उनकी तरफ से आपको आश्वासन देता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ, क्षेत्र में जो भी होगा क्षेत्रवासियों के लिए होगा और गरीबों के लिए होगा। और दूसरी चीज, मैं इस कोई भी सरकार है, कोई भी मुख्यमंत्री है, मैं सामने उनसे बात करने के लिए तैयार हूँ। आपने आज तक क्या है, आप 20 साल का इतिहास देखिए, जो कुछ हमारे क्षेत्र में किया, स्वर्गीय बिपिन त्रिपाठी जी के अलावा आप मेरे को हिसाब दीजिए। अगर आप में हिम्मत है, आप ईमानदार हैं, सच्चे हैं, तो आप मेरे को दीजिए ईमानदार, पूरे क्षेत्रवासियों को हिसाब दीजिए अपना। तो मैं क्षेत्रवासियों से यही निवेदन करूंगा कि बिल्कुल न घबराइए, अपने सोच को बदलिए, यही मौका है। और मैं यही गेवार घाटी को नहीं, पूरे उत्तराखंड से निवेदन करता हूँ, सोच तो आपको बदलनी ही पड़ेगी, एक न एक दिन आना ही पड़ेगा, लेकिन अभी क्यों नहीं आया हो, आज से ही शुरुआत करो। बाकी मैं आम जनता से भी माफ़ी चाहता हूँ, जिनको हमारी वजह से कष्ट हुआ है, मैं तहे दिल से उनसे माफ़ी चाहता हूँ। बाकी सभी क्षेत्रवासियों का धन्यवाद। चलो भाई से, भाई ने अपनी बात यहाँ पर रखी, उनका धन्यवाद अदा करते हैं। चलो भाई को। तो सारे भाइयों को नमस्कार। सब जगह हुए हैं, जो जवान हमारे बीच में, ये बात अभी उन तक ही है जो आगे तक इस रैली में हमारे साथ जाएंगे। इस लड़ाई के लिए जरूरी नहीं है कि हजारों की भीड़ चाहिए, बस कुछ जागरूक जवान चाहिए, युवा चाहिए। तो 8, 10, 20 जितने भी मेरे आगे खड़े हो, एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है भाइयों। तो मैं भी यही कहना चाहूंगा
खुद को मजबूत करो और तुम्हारे साथ में जो भाई खड़ा है उसको भी मजबूत करो। स्वरोजगार अपनाओ और अपने क्षेत्रीय दल को अपनाओ अगर अपना राज्य बचाना है। जिस तरह मैं तो बता दिया, अगर हमने अभी कोई कोशिश नहीं करी तो आने वाले 10 से 15 सालों के अंदर उत्तराखंड बिल्कुल खाली हो जाएगा। ये सरकारें हमें मजबूर कर रही हैं कि हम यहाँ से पलायन करें, एक माइंड गेम खेल रही हैं। तो नौजवानों से निवेदन है कि साथ दीजिए क्षेत्रीय दल का और पलायन रोकिए, और ऐसा ना हो 10-15 साल बाद कि जो इनकी साजिश है उत्तराखंड को वापस यूपी में डालने का, वो दोबारा हो जाए। तो अभी एक नारे के साथ जो हमारे आज के मुद्दे हैं, जो हमारी ये मुद्दे ये चल रहे हैं पिछले हफ्ते भर से या महीने भर से, कि सुन ले दिल्ली देहरादून, मैं चाहूंगा आप सब एक जोर भरी आवाज में बोले, जोर भरी आवाज में बोले जो जागरूक ने आपके आगे। तो सुन ले दिल्ली देहरादून, हमें चाहिए भू कानून, सुन ले दिल्ली देहरादून, हमें चाहिए भू कानून, सुन ले दिल्ली देहरादून, हमें चाहिए भू कानून, सुन ले दिल्ली देहरादून, हमें चाहिए भू कानून। निवेदन है क्षेत्र की बड़ी सुंदर जनता से जो अभी सोई पड़ी है किनारों में, कि आप भी अपने घरों से निकल के बाहर आएंगे और जो मूल निवास और भू कानून की बात हो रही है, आप भी आगे आएंगे, अपनी मातृभूमि को बचाएंगे, वरना बाद में इस देवभूमि को देवभूमि कहने वाला, पूछने वाला नहीं मिलेगा। इतना पलायन हो जाएगा अगले 10 से 15 सालों के अंदर। तो रखना चाहूंगा, उम्मीद करूंगा आपको देखेंगे। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। लोग भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी युवाओं का साथ रहा, धन्यवाद। हमारे बीच में अनुराग सिंह नेगी जी दैनिक जागरण के चीफ ब्यूरो पधारे, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। दैनिक हिंदुस्तान से गणेश जोशी जी हमारे पधारे हैं, उनका भी धन्यवाद। तो सम्मानित मित्रों, अब मैं उत्तराखंड कांडल के शीर्ष नेता और आज विधानसभा के पूर्व विधायक, व्यक्तित्व के धनी, चरित्रवान माननीय पुष्पेश त्रिपाठी जी से अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर पुष्पेश त्रिपाठी। बाराहाट ब्लॉक इकाई चौकिया ब्लॉक इकाई के तत्वाधान में आयोजित इस पहाड़ी स्वाभिमान यात्रा के आज 5वें दिन क्रांतिवीर चौराहे पर सभी सम्मानित जनता का, मातृशक्ति का, नौजवान साथियों का को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। चौकिया क्षेत्र की हमारी संग्रामी जनता, इस कार्यक्रम में हमारे बहुत सारे साथी हैं, वरिष्ठ आंदोलनकारी हैं, सबका नाम अलग अलग नहीं ले रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। ये यात्रा हम सब लोगों ने क्यों शुरू करी, उसके पीछे तो विगत दिनों कोविड-19 का दौर आया और हम सब लोगों ने हमारे इस पूरे क्षेत्र के लगभग सभी गांवों में नौजवानों से मुलाकात करी। और इतना ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में जो सरकारी आंकड़ा है, सरकार कहती है कि उत्तराखंड में 99,000 के आसपास नौजवान अपने घरों में लौटे हैं, जो आंकड़े उन्होंने दर्ज किए। हमने सब लोगों से बातचीत करी, सबकी बातचीत सुनी, समझी। नौजवानों को उम्मीद थी कि जिस उत्तराखंड राज्य के लिए उत्तराखंड क्रांति दल के नेतृत्व में 22 वर्षों का ऐतिहासिक संघर्ष इस उत्तराखंड की जनता ने किया, यहाँ के नौजवानों ने किया, माताओं बहनों ने किया, कर्मचारी वर्ग ने किया, राज्य बनने के बाद शायद हमारे हालात बेहतर हो रहे होंगे। हम सब ने सोचा था कि राज्य बनने के बाद जो हमारी सरकारें हैं, जो हमारी सरकार बनेगी, जो हमारे जिनको चुन करके हम उत्तराखंड की विधानसभा में भेजेंगे, वो हमारे दुख दर्द को, हमारी तकलीफों को समझ करके उत्तराखंड की विधानसभा में रखेंगे और समग्र उत्तराखंड के विकास के लिए जिस नारे को हम लगाया करते थे राज्य आंदोलन के दौर में, रहे चमकता सदा शीर्ष पर, ऐसा उन्नत हाल बनाओ, उत्तराखंड को राज्य बनाकर भारत को खुशहाल बनाओ, वो परिकल्पना सच होगी। हमारे पूरे उत्तराखंड के हिसाब से नीतियां बनेंगी, जिसमें रोजगार का सवाल हल होगा, रोजगार नीति बनेगी। पर्यटन के माध्यम से हम इस उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को बेहतर कर पाएंगे, पर्यटन नीति बनेगी। और बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए एक मजबूत स्वास्थ्य नीति इस उत्तराखंड के पहाड़ के लिए, हमारे गांव के लिए बनेगी। ये तमाम सारे सवाल थे, जिसमें शिक्षा नीति का सवाल था, जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा रोजगार है, जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा
हमारा साधन है अर्थव्यवस्था का, कृषि, पशुपालन, औद्यानिकी, इन सब पर हमारी सरकारें निश्चित रूप से गंभीरता से कुछ सोचेंगी। लेकिन इसका ठीक उल्टा हुआ। राज्य बनने के बाद जो जो सरकारें हमारी आई, उनको हमारे पहाड़ के विकास से कोई लेना देना नहीं था, हमारे गांव के विकास से कोई लेना देना नहीं था। फर्क सिर्फ इतना ही पड़ा कि पहले हम उत्तर प्रदेश में थे, आज हमारी राजधानी देहरादून, अस्थायी राजधानी इन्होंने देहरादून बना दी। पहले हमारे नेतृत्व जिनको हम चुन करके दिल्ली की संसद में भेजते थे, उत्तर प्रदेश की संसद में भेजते थे, फर्क इतना ही आया, वो देहरादून हम उनको भेजने लगे। और आज वो हमारी समस्याओं को खत्म करने के बजाय, उन पर लड़ने के बजाय, उन्होंने अपने कुंबे को उठाया, अपने परिवार को उठाया, उन्होंने उनको देहरादून बसा दिया। सांसदों ने दिल्ली बसा दिया, विधायकों ने देहरादून बसा दिया। केवल इतना बदलाव आया। और आज हम सब ये सोचते थे कि राज्य की लड़ाई जिस तरीके से हम लोग लड़ रहे हैं, वर्षों तक न खा करके, न पी करके, पूरा त्याग के साथ हम लोग सड़कों पर उतरे। हम सब ने सोचा था कि राज्य बनेगा तो हमको सड़कों पर उतरने की जरूरत कम से कम नहीं पड़ेगी, हमको धरने नहीं देने पड़ेंगे। हमारे लिए हमारे लोग हमारे गांव तक उस विकास को पहुंचाएंगे जिसकी जरूरत हमें थी, जिसके लिए वास्तव में इस राज्य की लड़ाई को लड़ा गया था। लेकिन ठीक उसका उल्टा हो रहा है। आप पूरा उदाहरण देखिए, आज चौकुटिया में ही नहीं, पूरे प्रदेश में हमारी आशा बहनें सड़कों पर हैं, हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां सड़कों पर है, हमारे पुलिस विभाग के कर्मचारी गेट के लिए लड़ रहे हैं। और तो और हम सब ने सोचा था शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी, हमारे बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी, हमारे बच्चे आगे पढ़ेंगे। दुनिया भर में जिस तरीके से आज ग्लोबलाइजेशन का दौर है, दुनिया में आज कोई चीज़ अछूती नहीं है, हमारे बच्चे आएंगे। लेकिन राज्य बनने के बाद जो हालत इन 21 वर्षों में हो गई है, आज हमारे बच्चों के लिए चपरासी की नौकरी भी नहीं है, 4th क्लास के पद खत्म कर दिए, ये हालत है। और उससे बड़ा उदाहरण अभी 3 दिन पहले आपने अखबार में पढ़ा होगा, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, अस्पतालों को बेहतर करने की बात थी। ठीक उसके उल्टा अभी सरकार ने घोषणा की है कि 30% ANM सेंटर पर्वतीय क्षेत्रों के पहाड़ के बंद कर दिए जाएंगे। इससे पहले हमारी ये सरकारें 3000 स्कूल बंद कर चुकी हैं। हमारे पॉलिटेक्निक, हमारे ITI, हमारे डिग्री कॉलेज, उनमें जो पुराने थे उनमें सुधार के बजाय वो बंद होते चले जा रहे हैं। आप कहीं का भी उदाहरण उठा करके देखिए, हर दिन अखबार की एक खबर है, किसी दिन आपका ITI बंद होता है, किसी दिन आपके पॉलिटेक्निक बंद होते हैं, इंटर कॉलेज इसकी स्थिति, अब इंटर कॉलेज का नंबर है। तो ये हालत है हमारे राजनेताओं की। मैं इससे ऐसा इस बात को इसलिए भी कह रहा हूँ, पिछले दिनों अभी आज के अखबार की खबर है, एक और बहन ने प्रसव पीड़ा के चलते दम तोड़ा। पिछले 2 वर्षों में, पिछले 2.5 वर्षों में 350 से ज्यादा बहनों की मौत प्रसव पीड़ा के चलते सड़क कर रही है। ये हालत उत्तराखंड की है। और बेशर्मी के साथ हमारे एक सांसद उत्तराखंड के, जिनको हम बड़े सीनियर सांसद कहा जाता है, अब तो राज्य मंत्री भी बना दिए गए, वो पिछले दिनों जब संसद में अपना बयान दे रहे थे, अपना भाषण दे रहे थे, उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पर, आयुर्वेद पर बात करने का उनको मौका मिला। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ तो गाय के गड़बड़ों से प्रसव पीड़ा का इलाज हो जाता है। जब ऐसी समझ रखने वाले राजनेता इस उत्तराखंड से जाएंगे तो हम स्वयं समझ सकते हैं कि उत्तराखंड की नीतियों पर कौन बात करेगा। आज तमाम सारे मुद्दों को लेकर के उत्तराखंड का नौजवान आंदोलित है। आज वो अपने तरीके से अपनी बात को रख रहा है, वो भू कानून पर बात कर रहा है, वो रोजगार नीति पर बात कर रहा है, वो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर बात कर रहा है, वो जमीनों पर बात कर रहा है, वो उत्तराखंड की कृषि पर बात करने को तैयार है, लेकिन सरकारों के ध्यान पर भी नहीं रहेगी। पिछले दिनों जब कोविड-19 का दौर आया, कोविड-19 में जब सरकार को लगा कि बहुत बड़ी संख्या में नौजवान उत्तराखंड में लौट रहा है, अखबारों में पहले पेज पर बड़े बड़े विज्ञापन आने शुरू हो गए, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना। आप खुद अपने आसपास का अपने भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने गांव से खुद इस बात को सूचना ले सकते हैं कितने लोगों को स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार हो पाया होगा, कितने लोगों को बैंक में लोन स्वीकृत किया होगा। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य। ये तुम पकड़ो फोन में मांगी ना। मेरा 1 लाख लोगों में से कम 80 से 50 से 80 हजार लोगों ने आवेदन किया, लेकिन दुर्भाग्य से पूरे प्रदेश में 10,000 लोगों को भी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ नहीं मिल पाया। आंकड़े कुछ भी कहते हो, धरातल स्थिति है। इसलिए हम सब लोग ये कहना चाहते हैं, ये अवसर
स्वाभिमान यात्रा का मतलब ये भी है, पूरे उत्तराखंड के लोगों ने 22 वर्षों तक अपने स्वाभिमान के लिए, अपने नाम के लिए इस ऐतिहासिक लड़ाई को, इस राज्य को बनाने के लिए इस लड़ाई को लड़ा। 42 शहादतों के बाद हमको ये राज्य मिला। हम सबने सोचा था हमारे राज्य बनने के बाद इन सारे सवालों का समाधान हम निकालेंगे, लेकिन आज पूरा इन 21 वर्षों में सारी चीजों पर आज खुद इन सभी चीजों को आज जो राज्य की स्थिति है उसको महसूस करने की जरूरत है, उसको देखने की जरूरत है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस उत्तराखंड से राज्य बनने से पहले कई केंद्रीय नेता दिल्ली गए, लखनऊ की विधानसभा में बैठे, उन्होंने बड़े सम्मान के साथ हमारे पूरे इलाकों, हमारे पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया। लेकिन आज जिस किस्म से जो राजनीतिक माहौल बन गया है, आज इस चौखटिया से जहां 1980 में पहले विधायक स्वर्गीय जसवंत सिंह बिष्ट जी रहे, उनसे पहले राजनीतिक संत कहा जाता है हरिदत्त कांडपाल जी रहे, उसके बाद स्वर्गीय विपिन त्रिपाठी ने इस विधानसभा का नेतृत्व किया। हमारे बीच में अन्य दलों के उदाहरण भी हैं, आदरणीय पूरन कांडपाल जी। पूरा उत्तराखंड राज्य आंदोलन में उनका एक बड़ा योगदान रहा और राज्य आंदोलन की लड़ाई में ब्लॉक प्रमुख पद से इस्तीफा स्वर्गीय त्रिपाठी जी और पूरन कांडपाल जी ने साथ दिया। तमाम ऐसे लोग हमारे सामने उदाहरण हैं। लेकिन आज जो हमारी विधानसभा बदनाम हो रही है तमाम चीजों से, उन सारी चीजों का भी अवलोकन करने की जरूरत है कि किस किस्म के लोग हमारे बीच में राजनीति में आगे हैं, किस किस्म की राजनीति आज पहाड़ में हो रही है। पूरे पहाड़ में आज जरूरत है, जहां उत्तराखंड क्रांति दल ने हमेशा राजनीतिक शुचिता, नैतिकता, ईमानदारी को महत्व दिया, संघर्ष को महत्व दिया। संघर्ष की बदौलत, त्याग और तपस्या की बदौलत के राज्य हमको मिला है। इसलिए आज इस राज्य को बचाने के लिए हम आपके बीच में एक आह्वान करने के लिए फिर से आना पड़ रहा है कि अगर आज हम सब लोग नहीं समझे, आज हम सब लोगों ने चिंतन नहीं किया, आज भी हम लोग तमाम उन राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के अगर हम आज भी चुनाव में भागीदारी करते रहे तो हमारे स्थानीय मुद्दों पर कौन बात करेगा। आज हम कश्मीर की जमीनों पर 371 पर बात करने को तैयार हैं, लेकिन उत्तराखंड के भू कानून पर राज्य बनने के 20 वर्षों के बाद हम जागरूक हो रहे हैं, जबकि उत्तराखंड क्रांति दल इन सवालों को शुरू से कहता रहा है। राज्य आंदोलन से पहले 1980 के दशक से असल में राज्य की लड़ाई भी इस बात पर शुरू हुई। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं, आज हम राम मंदिर, अयोध्या के राम मंदिर पर अपना समर्थन देने को तैयार है। बिल्कुल ठीक बात है, राम मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए, लेकिन हमारे गांव के, हमारे धार के, हमारे इष्ट को, हमारे देवताओं को पर बात कौन करेगा। जब गांव में लोग नहीं होंगे तो हमारे थानों को पूजने कौन जाएगा, इस पर भी चिंता करने की जरूरत है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, जब देश के लोग, दुनिया के लोग इस बात के समझ रहे हों, जब देश के हमारे दक्षिण भारतीय राज्यों में लोग इस बात का महत्व समझते हुए क्षेत्रीय दलों को आगे बढ़ा सकते हैं, जब नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में लोग क्षेत्रीय दलों को आगे बढ़ा सकते हैं और वो राज्य तरक्की कर रहे हैं, तो उत्तराखंड में ये क्यों नहीं हो सकता। उत्तराखंड में जिस राजनीतिक दल के नेतृत्व में आपने संघर्ष किया, उत्तराखंड क्रांति दल के नेतृत्व में ये राज्य लिया, तो एक बार पूरे उत्तराखंड में यहाँ का युवा, यहाँ की हमारी माताएं बहनें, यहाँ का व्यापारी वर्ग, यहाँ का कर्मचारी वर्ग एक बार क्यों नहीं उत्तराखंड क्रांति दल के पक्ष में खड़ा होकर के जो व्यवस्थाएं, जो हालात इन राष्ट्रीय दलों ने 21 वर्षों में इस उत्तराखंड के किए हैं, उसके खिलाफ एक बार क्यों नहीं उत्तराखंड क्रांति दल को मजबूत करते। ये सवाल भी लेकर के इस स्वाभिमान यात्रा के माध्यम से आपके मैं कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड क्रांति दल ने बहुत गंभीरता के साथ पूरे उत्तराखंड की लड़ाई के दौरान उत्तराखंड के विकास का खाता तय किया। उत्तराखंड में रोजगार की व्यवस्थाएं क्या होंगी, उत्तराखंड की कृषि नीति कैसे बनेगी, उत्तराखंड में पलायन को रोकने के लिए किस तरीके की योजनाओं की जरूरत है, उत्तराखंड में नए किस्म से पर्यटन को कैसे विकसित किया जा सकता है। उत्तराखंड को देवभूमि हम सब लोग कहते हैं, पूरा 4 धाम हमारे पास है, बागेश्वर, तमाम सारे हर इलाके में हमारे पास नैसर्गिक खूबसूरती है, नए स्थान है। उन सारी चीजों पर जरूरत नहीं है देश और दुनिया में चल रहे पप संस्कृति के टूरिज्म को लाने की, जरूरत है आध्यात्मिक पर्यटन की, स्वास्थ्य पर्यटन की। इन सारी चीजों पर उत्तराखंड में अगर काम एक बार शुरुआत कर दी जाए तो निश्चित रूप से उत्तराखंड की दशा और दिशा बदल सकती है। न केवल उत्तराखंड आर्थिक रूप से मजबूत होगा, यहाँ का नौजवान मजबूत होगा, यहाँ के लोग मजबूत होंगे, बल्कि कहीं न कहीं पर हम मजबूत होंगे तो देश भी मजबूत होगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। उत्तराखंड के इन सारे सवालों को लेकर के उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य बनने से पहले भी संघर्ष किया है और आज भी हम सड़कों पर संघर्ष करने को इसलिए मजबूर है, जिन लोगों के हाथ में हमने सत्ता सौंपी उन लोगों ने कभी गंभीरता से इस उत्तराखंड के गांवों को नहीं लिया, हमारे दूरस्थ क्षेत्रों के विकास को कभी गंभीरता से नहीं लिया। अगर लिया होता तो खुद यहाँ से देहरादून बसने के बजाय वो यहाँ के गाँव में जो जहाँ पर जिस तरीके की अव्यवस्था है उनको लेकर के सवाल करते, उनको लेकर के लड़ाई लड़ते। सवाल केवल उत्तराखंड
चुनाव जिताने का नहीं, उत्तराखंड क्रांति दल के मुद्दे हर एक व्यक्ति से जुड़े हैं। गांव के हर गांव के कोने कोने में जो दूरस्थ व्यक्ति रहता है उसके हित के मुद्दे, उन मुद्दों को लेकर के इतना दबाव हमें बनाना होगा। चुनाव कोई भी आएगा, चुनाव हर पार्टियां लड़ेगी, चुनाव कोई भी जीते, लेकिन हमको उनको इतना मजबूर करना है कि हमारे हित के मुद्दों के अलावा वो किसी और मुद्दों पर बात करने लायक न रहे। ये स्थितियां हमको पैदा करनी होगी, तब कहीं जाकर के इस उत्तराखंड की बेहतरी के लिए जो सपना आप सबने देखा था, जो यहाँ के नौजवानों ने देखा था, जो शहीदों ने देखा था, जो हमारे बुजुर्गों ने देखा था, वो सपने साकार हो पाएंगे। इस पहाड़ी स्वाभिमान यात्रा का मकसद पूरे पहाड़ के जो बेकदरी, जो बदहाली इन 21 वर्षों में हुई है, अगर हम सब लोग कई बार इस बात को कहते हैं, आज पूरे गांव परेशान है बंदरों और सूरों से। केवल 3 चीजों की बढ़ोतरी इस पूरे उत्तराखंड में हुई, या तो बंदर आए हमारे गांव में, या सुअर आए, या बंदर सुअरों की तरह मुख्यमंत्री पैदा हो रहे। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि एक बार सारे लोग इस पर विचार करें, मनन करें, गंभीरता से सोचे। हम लोग 7.5 वर्ष आप सबने हमको भी अवसर दिया, हम सब लोग गाँव में जाते थे, भले ही हमारे गांव में शिक्षक न हो, हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन हर बार उनकी चिंता यही होती थी जब भी मीटिंग होती थी, चला हमारे नाचना को रोजगार कैसे मिले, चला हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था हर रकम नीति लड़ो करो, वो एएनएम सेंटर कैसी ठीक हो, एएनएम है, सर्टिफिकेट बढ़ाने जानो, पटवारी चौकी में पटवारी नहीं, ब्लॉक कार्यालय में कर्मचारी नहीं। जब ये सोच हमारे गांव के कुछ व्यक्ति की हो सकती है, उन माताओं बहनों की हो सकती है जिनका अनुभव उतना नहीं, जिन्होंने उतनी जगह पर जिनका एक्सपोजर नहीं, लेकिन आज हमारे बीच में आने वाली वो राष्ट्रीय पार्टियों के दोनों नेता वो शराब पिला करके वोट देना जानते हैं, वो लड़ना नहीं जानते। हमारे गांव के लोग विकास की बात कर रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय पार्टियों के नेता, चाहे वो भाजपा के हो चाहे वो कांग्रेस के हो, वो केवल शराब के नाम पर, पैसे के नाम पर छोटे छोटे लालच दे करके, और जब उनके बस का कुछ नहीं है, जब उनकी समझ नहीं है, तो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को हल्ला करके, गुल्ला करके इमोशनली अच्छी रखनी पड़ती। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ आज की नौजवान पीढ़ी से कि हमको सीख लेनी होगी अपने घर से, अपनी माँ से, अपने पिताजी से, जो इस बात को बड़ी गंभीरता के साथ समझते भी है कि गांव की अर्थव्यवस्थाएं कैसे सुधरेंगी। हम सब ने कई बार कहा, और इस कोविड-19 ने इसको हम सबको एहसास भी कराया। इससे पहले इन 20 वर्षों में बहुत गंभीरता के साथ भले ही हमारे लोग, हमारे उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के लोग इस बात को बेहतर तरीके से नहीं भी समझ पाए हो राज्य की लड़ाई लड़ने के बावजूद, लेकिन जब वो नौजवान जो दिल्ली में काम कर रहा था, जो मुंबई में काम कर रहा था, जो महानगरों में चला गया था, वो जब 2 महीने 3 महीने लॉकडाउन में फंसा रहा, 6x8 8x10 के कमरों में, 2 महीने 3 महीने जेब खाली हो गई, नौकरी चली गई, खाने को राशन नहीं था, लॉकडाउन खुला, गांव लौट करके आया, उसको इस बात का एहसास हुआ कि हमारे गांव के लिए हमारी सरकारों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे गांव सबसे सुरक्षित है। हमको वहाँ खाद्य सुरक्षा भी मिलती है, हमको सामाजिक सुरक्षा भी मिलती है, हमको स्वास्थ्य सुरक्षा भी मिलती है। ये हमारे लिए वरदान है, ये हमारा प्रकृति का वरदान है कि पहाड़ में कोविड-19 के तमाम मामलों के बावजूद ऐसा कोई बड़ी घटनाएं पहले भी नहीं हुई, आज भी नहीं हो रही है। इसलिए आज गांव को जो विकास राष्ट्रीय दलों की नीतियों के कारण केवल बड़े शहरों तक सीमित रहे, केवल पहले लखनऊ था, उसके राज्य बनने के बाद वो हल्द्वानी, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून तक सीमित हो गया। जितने स्कूल खुले, जितने बड़े कॉलेज खुले, जितने इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, वो सारे देहरादून और हरिद्वार के इर्द गिर्द है। 95 विकास खंडों का केवल छोटा सा प्रदेश है। 150 से ज्यादा कॉलेज देहरादून में खुले हैं। अगर सरकारों में गंभीरता होती, हमारी चुनी हुई इन राष्ट्रीय दलों की सरकारों में गांव के विकास, हमारे इन कस्बों के विकास, कस्बों का विकास प्राथमिकता में होता, तो वो 150 कॉलेज हमारे इन 95 विकास खंडों में होते और एक विकास खंड के हिस्से में 2-2 4-4 कॉलेज आते, हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलता, अच्छी शिक्षा भी मिलती और तमाम तरीके का विकास हमारा आगे बढ़ता। हम ये सारे लोग ये जानते हैं कि हमारे यहाँ बड़े उद्योग नहीं लग सकते, लेकिन क्यों नहीं हमारी सरकारों की समझ में ये आता कि हमारा जितने हमारे प्राकृतिक संसाधन है, जितनी हमारी खेती है, जितनी हमारी जड़ी बूटियां हैं, उस पर हम छोटे लघु उद्योग, मिनी स्केल इंडस्ट्री जहां पर लगाई जा सकती है और नौजवानों को उसके लिए ट्रेन किया जा सकता है। कैसे नहीं रोजगार खत्म हो रोजगार के नए साधन खुल सकते, लेकिन जब इन पर सोचने की गंभीरता हमारी सड़कों में होगी, हमारी सरकारों में होगी, तब जाकर के कहीं ये सारी चीजें पर उतर पाएंगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, और आज सारे लोग इस बात को जानते हैं, समझते
वर्षों में आज तक कोई नीति हमारी सरकारें नहीं बना पाई। आने वाले समय में भी स्थितियां ऐसी ही रहनी है अगर हम लोग आज भी नहीं समझे। आज ये अवसर है, इस कोविड-19 के बहाने ही सही नौजवान ने इस बात को महसूस किया कि अगर उत्तराखंड में भी उत्तराखंड का क्षेत्रीय दल मजबूती के साथ आएगा, उसको हम मजबूत करेंगे तो बदलाव होगा। और ये वायदा हम कर सकते हैं, जब इस पूरे उत्तराखंड की लड़ाई को हम सब लोग मिल करके लड़ सकते हैं। जब 1980 के दशक में इस चौपेटिया गेवाड़ की संभ्रांत जनता एक क्षेत्रीय पार्टी के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेज करके अलग राज्य की मांग को मजबूती दे सकती है, तो आज हमारा राज्य होने के बावजूद हम लोग अपनी विधानसभा में क्यों नहीं इस उत्तराखंड की बेहतरी के सवालों को उठा सकते हैं और उन सवालों को उठाने वाले लोगों को उत्तराखंड की विधानसभा में भेजते हैं। कहीं न कहीं पर हमको एक माहौल बनाना पड़ेगा। जिस तरीके का राजनीतिक षड्यंत्र आज हमारी राष्ट्रीय दलों की सरकारें कर रही है, उनके प्रतिनिधि कर रहे हैं, उनके बाहुबली आए। पिछले दिनों आप सबने देखा होगा, हरिद्वार का एक विधायक खुलेआम पहाड़ियों को गाली देता है और भारतीय जनता पार्टी उसका सम्मान करती है। भारतीय जनता पार्टी का सांसद आकर के जागेश्वर धाम में, जहां पर हम लोग 500 मीटर दूर चप्पल उतार करके चले जाते हैं, वहां माँ बहन की गालियां दे जाता है। नरेंद्र मोदी जी को मैं देखता हूं, बड़े हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो संसद की चौखट में सिर लगा करके संसद के अंदर जाते हैं। अगर वो नाटक नहीं करते हैं तो इस उत्तराखंड की जनता को गाली देने वाले अपनी पार्टी के ऐसी प्रतिनिधियों को पार्टी से निकाल करके जेल क्यों नहीं भेजता, हमें कहना चाहते हैं। तो उत्तराखंड के पहाड़ियों का अपमान करके चला जाता है, उनको आप सम्मान देते हैं। वैसे भारतीय जनता पार्टी की परंपरा पुरानी रही। मुजफ्फरनगर कांड के जो सबसे बड़े दोषी थे अनंत कुमार सिंह और डीआईजी बुआ सिंह, उन्होंने मुजफ्फरनगर कांड के उन दोषियों को सबसे पहले प्रमोशन देकर के केंद्र में बुलाया, राजनाथ सिंह ने अपने साथ उठा करके रखे। तो ये हालत, मैं इन सवालों के माध्यम से केवल ये कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड को अगर कोई बचा सकता है, उत्तराखंड की जनता बचा सकती है। उत्तराखंड की जनता ने मिलकर के ये राज्य बनाया है और उत्तराखंड का जो भविष्य तय करेगी, उत्तराखंड की जनता तय करेगी, उत्तराखंड का नौजवान तय करेगा, हमारा पहाड़ तय करेगा, हमारे उत्तराखंड के लोग तय करेंगे। इसलिए आइए एक बार मिल करके क्षेत्रीय पार्टी को अवसर देते हैं। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए, ये यात्रा लगातार चल रही है, फिर आप सब लोगों से बीच में बातचीत करने का अवसर मिलेगा। आज भी हमारी जो आशाएं बहनें संघर्षरत है, हमारे आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता संघर्षरत है, उन सबके संघर्ष में हमारी भागीदारी लगातार है, उनके आंदोलन को हम समर्थन देते हैं। तो छोटी छोटी दिक्कतें हैं जिसके लिए हमारी सरकारों का गैर जिम्मेदाराना रवैया मजबूर करता है सड़कों पर उतरने के लिए। हम सब ये चाहते हैं कि एक ऐसा राज्य हो जहां पर हमारे नौजवान को, हमारी माताओं बहनों को, हमारे किसी भी वर्ग के लोगों को सड़कों पर उतरने की जरूरत ना पड़े। इस छोटे से राज्य में हम उनके हर तरीके की दिक्कतों का समाधान कर सके। हम उनके लिए बेहतर राज्य की कल्पना करते हैं और एक बेहतर राज्य बनाने का सपना देखते हैं और हम बना करके दिखाएंगे। आवश्यकता है आप सब लोगों के आशीर्वाद की, आप सब लोगों के सहयोग की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। जिंदाबाद जिंदाबाद, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे